101 MCQ number 101, which is the characteristic feature of ulcerative colitis? Aphthous ulcers, Kiplian's transmural rectosigmoidal location. So the answer is rectosigmoidal location, cause ulcerative colitis कहाँ पे होता है? रेक्टम और सिग्मॉइड की लोकेशन पे। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था, इसकी लोकेशन होती है रेक्टम प्लस कॉलन। तो बाकी एफ्थस अल्सर्स की प्लेन ट्रांसम्यूरल लोकेशंस ये होती हैं अल्सरेटिव क्रोन्स डिजीज़ में। एंड देन विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन ऑफ हीमोडायलिसिस? वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, प्लूरल एफियन, पेरिकार्डियल रब, हाइपरकैलेमिया रेस्पॉन्डिंग टू ड्रग्स। तो इनमें से कोई सी भी ऐसी चीज़ एक्सेप्ट पेरिकार्डियल रब जो कि हीमोडायलिसिस की इंडिकेशन है। हीमोडायलिसिस की इंडिकेशन होती है AEIOU, ए से एसिडीमिया। मेटाबॉलिक एसिडोसिस की स्टेट लेस देन 7.1 pH है, तो ये इंडिकेशन है हीमोडायलिसिस की। एंड देन इलेक्ट्रोलाइट, ई से इलेक्ट्रोलाइट की एबनॉर्मेलिटीज़, स्पेशली सीवियर हाइपरकैलेमिया मोर देन 5.5, not responding to drugs, or sodium levels increase है more than 155 less than 120, intoxication, acute poisoning or dialysable substances, remember slime, salicylic acid poisoning, lithium, isopropanol, magnesium containing laxatives, ethylene glycol, slime, ऐसे salicylic acid, L से lithium, आइसोप्रोप्रानोल, आई से लिथियम, आई से आइसोप्रानोल हो गया, एम से मैग्नीशियम कंटेनिंग लैक्सेटिव्स, और ई से इथाइलिन ग्लाइकोल। ओ से ओवरलोड ऑफ फ्लूइड्स नॉट एक्सपेक्टेड टू बी क्योर्ड बाय डायूरेटिक्स। तो ओवर फ्लूइड्स हो गए यूसेज यूरिमिक कंडीशन जिसमें पेरिकार्डाइटिस, एनकेफ्लोपैथी, सीजर, जीआई ब्लीड, अनएक्सप्लेन्ड डिक्लाइन इन द मेंटेशन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इज इंक्रीज मोर देन 80 to 100। एम इज़ टू कीप द ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेस देन 100 और क्रिएटिनिन लेवल लेस देन 10। तो GFR है लेस देन 15 ml पर मिनट। तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 80 to 100 से ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारी यूरेमिक कंडीशंस है। इन कंडीशंस के अंदर क्या करना होता है? डायलिसिस, हीमोडायलिसिस। MCQ नंबर 103 है, इन द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपरकैलेमिया व्हाट स्टेबलाइज द माइकार्डियल मेम्ब्रेन? माइकार्डियल मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर कौन सा है? के एक्सैलेट, सोडियम पॉलीस्टाइरीन सल्फोनेट, हिमोलिन आर जो रेगुलर इंसुलिन होती है, कैल्शियम ग्लूकोनेट, फिरोसामाइड इंजेक्शन। तो आंसर इज़ कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट जो होता है ये माइकार्डियल मेम्ब्रेन का स्टेबलाइजर होता है। तो टॉपिक का फोकस है हाइपरकैलेमिया। इलेक्ट्रोलाइट imbalances, especially potassium, sodium, calcium and magnesium are very important. हाइपोकैलेमिया कॉजेज करता है टेकियरिथमियाज, वेरियस हाइपरकैलेमिक स्टेट कॉज करवाती है ब्रेडियरिथमियाज। तो नेक्स्ट इज़ द एजेंट, उसका डोज, ऑनसेट, ड्यूरेशन और उसका इफ़ेक्ट। एजेंट है हमारे पास सबसे पहले कैल्शियम ग्लूकोनेट, हाइपरटोनिक 3% NS, नॉर्मल सलाइन। तो ये होते हैं मेम्ब्रेन स्टेबलाइज़र के। जैसे मैंने पीछे पढ़ा कैल्शियम ग्लूकोनेट जो था ये मेम्ब्रेन स्टेबलाइज़र था, और हाइपरटोनिक 3% NS भी। तो ये कितनी डोज में देते हैं, कितनी देर में ऑनसेट आता है, तो कब तक इसका ड्यूरेशन रहता है? डोज इज़ 10 ml इन 10 cc ओवर 10 मिनट। और जो है हाइपरटोनिक 3% NS ये 50 ml IV पुश देते हैं मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी के लिए। तो जो है कैल्शियम ग्लूकोनेट 10 ml, 10 का फिगर याद रखना, 10 ml इन 10 cc ओवर 10 मिनट्स। इमीडिएट इफेक्ट आता है दोनों का, और ड्यूरेशन कैल्शियम ग्लूकोनेट रहता है 30 to 60 मिनट के लिए, जबकि हाइपरटोनिक सोडियम क्लोराइड NS नॉर्मल सलाइन का अननोन है। देन हमारे पास है शिफ्टर्स, शिफ्ट पोटेशियम इनटू सेल्स, जो कि पोटेशियम को सेल्स में शिफ्ट कर रहे हैं, वो होती हैं शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, और दूसरी होती है साल्ब्यूटामोल। ये दो है ऐसी चीज़ें जो कि इस पोटेशियम को सेल में शिफ्ट करी होती हैं। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन हो गई और साल्ब्यूटामोल हो गई। और जो पोटेशियम को एक्सक्रीट करवा दी होती है, एक्सक्रीटर्स होते हैं ये फिरोसामाइड्स, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम पॉलीस्टाइरीन सल्फोनेट, जो पीछे ऑप्शंस में दिए हुए थे यहाँ पे मेम्ब्रेन के स्टेबलाइजर्स में। ये मेम्ब्रेन के स्टेबलाइजर्स नहीं है, ये एक्सक्रीटर्स हैं पोटेशियम के।
तो अभी देख लेते हैं शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन और सल्ब्यूटामोल के बारे में। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन क्या करती है, इसके हमने देने होते हैं 10 यूनिट्स आईवी देते हैं, डेक्सट्रोज के अंदर इसको हम ऐड कर रहे होते हैं। डेक्सट्रोज का जो सोल्यूशन होता है ना, तो 50% डेक्सट्रोज हमने ली होती है, उसके अंदर 10 यूनिट्स इंसुलिन के ऐड किए हुए होते हैं। 10 यूनिट्स आईवी विद 25 to 40 ग्राम डेक्सट्रोज, जो कि 50% सोल्यूशन होगा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के लिए। ये 20 मिनट्स का इसका ऑनसेट होता है और 4 to 6 आवर्स तक ये ड्यूरेशन होता है इसका शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का, जो कि पोटेशियम को शिफ्ट कर रही है। इसके बाद आ जाती है सॉल्ब्यूटामोल, जो कि वेंटोलिन नेबुलाइज़र है। तो सॉल्ब्यूटामोल 10 to 20 मिलीग्राम इन 4 ml नॉर्मल सेलाइन नेब्स ओवर 10 मिनट्स। 30 मिनट इसका ऑनसेट है, 2 आवर्स इसका ड्यूरेशन है। फिर आ जाते हैं हमारे पास एक्सक्रीटर्स में वही हमने बताया कि फिरोसामाइड होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं, 2 सोडियम वाली चीज़ें, एक फिरोसामाइड जो डाइयूरेटिक है, ये दोनों एक्सक्रीटर्स हैं। तो फिरोसामाइड क्या करता है, फिरोसामाइड की डोज होती है 40 to 80 IV इंटू 1 और 15 मिनट ऑनसेट है, 2 to 3 आवर्स इसका ड्यूरेशन है। सोडियम बाइकार्बोनेट 150 मिलीमोल पर लीटर IV स्लो इन्फ्यूजन देते हैं। और जो सोडियम पॉलीस्टाइरीन सल्फोनेट है, इसका 15 to 30 ग्राम इन 15 to 30 ml 70% सॉर्बिटोल के अंदर सोडियम पॉलीस्टाइरीन सल्फोनेट, और इसमें इसका ड्यूरेशन है दो, इसका बताया हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट का आर्स का इसका मोर देन 2 आवर्स, और इन्फ्यूजन में ड्यूरेशन 4 to 6 आवर्स है। इसके बाद डेफिनेटिव में हीमोडायलिसिस इंडिकेशन है, जैसे हमसे एक्यूज में भी बताया, और इसका इमीडिएट इफेक्ट होता है 3 आवर्स तक इसका ड्यूरेशन होता है। ओके, इसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया का ट्रीटमेंट, हाइपरकैलेमिया होता है क्या है और हाइपरकैलेमिया क्या होता है, इसके क्या कॉज हैं, क्या फीचर्स हैं, देन इसकी मैनेजमेंट डिस्कस की हुई है। तो सबसे पहले है हाइपरकैलेमिया मोर देन 50 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और हाइपोकैलेमिया होता है लेस देन 3.5 पे 3.5 से कम है तो हाइपोकैलेमिया की स्टेट होती है। मोर देन 50 मिली इक्विवेलेंट अगर है तो वो हाइपरकैलेमिया की स्टेट होती है। ओके, तो इंक्रीज इनटेक मोर देन आइट्रोजेनिक, मतलब हमने बहुत ज़्यादा इंटेक किया हुआ है तो हाइपरकैलेमिया की स्टेट हो जाएगी। ईफ्लक्स और एफ सेल से इंसुलिन डेफिशिएंसी, फॉर एग्जांपल इन डीके में क्या हो जाता है, हाइपरकैलेमिया हो जाता है। टिश्यू ब्रेकडाउन लाइसिस हो रही है, हिमोलिसिस, क्रश इंजरी, ट्यूमराइसिस सिंड्रोम, कोई भी लाइसिस हो रही है सेल की, तो इस स्टेट में हाइपरकैलेमिया की कंडीशन हो जाएगी। रिड्यूस एक्सक्रीशन, सेल्स एक्सक्रीशन नहीं हो रही एसिडोसिस के केस में, तो तभी हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। और देन हमारे पास है हाइपरकैलेमिया की स्टेट रिड्यूस्ड एल्डोस्टेरोन लेवल्स लाइक इन एडिसन्स डिजीज़। एल्डोस्टेरोन के अगर लेवल्स कम हो जाते हैं, क्योंकि यही पोटेशियम के लेवल्स को मेंटेन करी होती है, तो एडिसन डिजीज़ में नहीं है पोटेशियम ये एल्डोस्टेरोन, तो इसकी वजह से भी हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। स्यूडो हाइपरकैलेमिया, लाइज्ड ब्लड सैंपल हो तो उसके अंदर भी स्यूडो हाइपरकैलेमिया हो जाता है, स्यूडो। इसके बाद है हमारे पास ये कंडीशंस थी हाइपरकैलेमिया की। अब हाइपोकैलेमिया उसके अपोजिट हो जाएगा, आपने ज़्यादा इंटेक किया कम इंटेक कर दें तो हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। यहाँ से सबसे इफ्लक्स हो रहा था, यहाँ से एक्सेस लॉस हो रहा है, बर्नर जीआईटी वॉमिटिंग की कंडीशन में अगर लॉस हो रहा है तो हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। एक्स्ट्रा रीनल लॉस हो रहा है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 1 टाइप 2 में, और वाटर सिंड्रोम, ये भी इसकी किडनी की डिजीज़ होती है। तो इन डिजीज़ में क्या हो रहा है, हाइपोकैलेमिया हो रहा है। अगर सेल की लाइसिस हो रही है तो हाइपरकैलेमिया की स्टेट हो रही है। इन्फ्लक्स हो रहा है सेल्स के अंदर बिकॉज ऑफ हाई इंसुलिन, सल्ब्यूटोल, अल्कलोसिस, ये सारी कंडीशन सेल के अंदर इन्फ्लक्स करवा रही हैं, तो ब्लड के अंदर कम हो जाएगा, हाइपोकैलेमिया की स्टेट हो जाएगी। और जो स्यूडो हाइपोकैलेमिया होता है ये ल्यूकोसाइटोसिस में होता है। इसके बाद हमारे पास हैं फीचर्स हैं जी, प्रोग्रेसिव असेंडिंग मसल वीकनेस। हाइपरकैलेमिया की वजह से असेंडिंग मसल वीकनेस हो जाएगी, फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगा, और हार्ट पे ब्रेडिकार्डिया, हार्ट ब्लॉक, एसिस्टली जहाँ पे हो रहा है स्वास्टिक पैरालिसिस। हाइपोकैलेमिया में उसने बताया था कि हाइपरकैलेमिया कैन काज ब्रेडी रिदमियाज, हाँ, तो ब्रेडिकार्डिया होता है। अगर पोटेशियम के लेवल ज़्यादा हैं तो ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा। अगर पोटेशियम के लेवल्स कम है तो हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा। ओके, जब ज़्यादा की कंडीशन है तो असेंडिंग मसल पैरालिसिस, फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगा। हार्ट में ब्रेडिकार्डिया, हार्ट ब्लॉक, एसिस्टली, और एसिस्टली के साथ हमारे पास है स्मॉल पी वेव हो जाएगी, क्यूरस कॉम्प्लेक्स ब्रॉड हो जाएगा, टॉल टी वेव्स होगी। जो तो हमें पता है कि टॉल टी वेव्स होती हैं हाइपरकैलेमिया में, तो
टॉल टी वेव्स हो जाएगी, PR प्रोलॉन्ग हो जाएगा और ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा हाइपरकैलेमिया की स्टेट में। फिर आ जाता है हमारे पास हाइपोकैलेमिया की कंडीशन। हाइपोकैलेमिया में हमने क्या पढ़ा, स्पास्टिक पैरालिसिस हो जाएगा, फटीग होगी और क्रैम्प्स होंगे, क्रैम्प्स होने लग जाएंगे। और फिर आ जाता है कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन आइलियस, हार्ट में टेकिकार्डिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया। और ECG में क्या चेंजेस आएंगी, ECG में चेंजेस आएंगी जी, स्मॉल इन्वर्टेड टी वेव्स होंगी और वहाँ पे थी पी वेव स्मॉल थी, यहाँ पे यू वेव्स आने शुरू हो जाती हैं। नॉन स्पेसिफिक एसिड डिप्रेशन होगा, प्रॉन्ग PR इंटरवल होगा, टॉर्सियोइड्स पॉइंट्स होंगी और टेकियारिथमियाज होगा। हाइपरकैलेमिया वाला इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर टॉल टी वेव्स हो जाएगी। अगर इसके अंदर ब्रॉड कॉम्प्लेक्स है तो इसके अंदर बाकी चीज़ें आपने अपोजिट कर देनी है। फिर उसके बाद आती है जी हाइपर और हाइपरकैलेमिया की मैनेजमेंट। हाइपरकैलेमिया में आपने क्या करना है, मैनेजमेंट ऑफ द हाइपरकैलेमिया इज ऑलरेडी बीन डिस्कस, सब बीच हमने बता दिया। जो मैनेजमेंट है हाइपोकैलेमिया की, हाइपोकैलेमिया के लिए हमने क्या क्या करना है, हाइपोकैलेमिया की स्टेट्स में एड्रेस अंडरलाइंग कंडीशन, अंडरलाइंग कंडीशन, डाइट लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी है क्योंकि उसके अंदर लाइक बनाना के अंदर पोटाशियम होता है। तो उसके लिए आपने कौन कौन सी वेजिटेबल्स लेनी है, स्टोमाटोज, सिट्रस फूड, वेजिटेबल स्टोमाटोज, सिट्रस फूड्स, बनानाज और डेट्स। अबाउट 3.5 मिली इक्विवेलेंट प्रेफर ओरल। अगर अबाउट 3.5 लेवल्स है तो फिर आपने ओरल प्रेफर करना है। एसिम्टोमेटिक माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स है और डेंजरस सिम्टम्स है तो इनके अंदर हमने क्या करना है, एसिम्टोमेटिक में पोटेशियम का लेवल मोर देन 3 होता है, 3.5 से कम है बट 3 से ज़्यादा होता है। प्रेफर टू ओरल सप्लीमेंटेशन। इफ़ डज नॉट टॉलरेट ओरल और इज़ अ हाई रिस्क पेशेंट लाइक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का है, डिजिटैलिस की थेरेपी, रिस्क ऑफ एरिथमियास, तो इन कंडीशंस में आपने गिव 20 to 40 मिली इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट पर लीटर पोटेशियम क्लोराइड KCl एट अ रेट ऑफ 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। मॉनिटर पोटेशियम लेवल्स एवरी 2 to 4 आवर्स। तो आपने एसिम्टोमेटिक माइल्ड सिम्टम्स, डेंजरस सिम्टम्स के साथ आपने इसके लेवल्स को जो है ना वो क्या करते जाना है, कम करते जाना है। लेकिन इसका ड्यूरेशन ये होगा कि फिर ज़्यादा दे रहे होंगे। तो एसिम्टोमेटिक था 20 to 40 मिली इक्विवेलेंट दिया है। मोल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स होंगे तो 10 to 20 मिली इक्विवेलेंट दे रहे हैं और डेंजरस सिम्टम्स हैं तो फिर इसमें मैक्सिमम रेट ऑफ 20 मिली इक्विवेलेंट पर आवर। ओके, ड्यूरेशन के लिहाज से भी है इसमें। तो ये हो गया 20 to 40 मिली इक्विवेलेंट। और एसिम्टोमेटिक कंडीशन में पेशेंट अगर इसका लेवल्स ठीक हैं फिर तो उसका ओरल अलाउ करें, अदरवाइज़ वो इसमें हाई रिस्क पेशेंट है, CHF डिजिटैलिस थेरेपी रिस्क है तो इन पेशेंट्स में 20 to 40 मिली इक्विवेलेंट KCl आपने 10 mq के आपने रेट से दे देना है। माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स हैं जिसमें इसमें भी पोटेशियम के लेवल्स मोर देन 3 हैं तो आपने प्रेफर करना है KCl को, कितना प्रेफर ओरल KCl 10 to 20 मिली इक्विवेलेंट 4 to 6 times a day। इफ डज नॉट टॉलरेट तो फिर आपने IV दे देना है एज अबव। डेंजरस सिम्टम्स हैं लेस देन 2.5 में है तो गिव IV KCl एट अ मैक्सिमम रेट ऑफ 20 मिली इक्विवेलेंट पर आवर एंड डू स्ट्रिक्ट ECG, और ECG भी करें एंड सीरम पोटेशियम मॉनिटरिंग भी करेंगे। नेवर KCl IV बोलस। टू रैपिड पोटेशियम कैन कॉज द कार्डियक अरेस्ट, और ये टू रैपिड नहीं देना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट इज़ मेलाटोनिन इज सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी, एड्रीनल कॉर्टेक्स, हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, पाइनियल ग्लैंड। तो मेलाटोनिन जो होता है सिक्रेटेड होगा, आंसर इज पाइनियल ग्लैंड। टिप में क्या होता है, मेलाटोनिन इज़ अ हार्मोन सिक्रेटेड बाय द pineal gland majorly. Its secretion follows circadian rhythm, reaching the highest concentration at night, in turn regulating the sleep-wake cycle. Blood pressure regulation. It includes sleep, so also used as a drug for insomnia. तो ये कहाँ से सिक्रेट हो रहा है, पाइनियल ग्लैंड से, और ये स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट कर रहा है। A laborer has presented with fever. On examination, he has right-sided decreased chest movements, dull percussion, bronchial breathing, and increased vocal resonance है on right side. What is the possible diagnosis? Pleural effusion, pneumonia, pneumothorax of the right side, lung abscess,
निमोनिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाई टॉपिक। तो इसके निमोनिया में क्या होता है, डल परकशन नोट होता है, रेजोनेंस इंक्रीज होगी, चेस्ट की मूवमेंट डिक्रीज होती है। तो डिक्रीज एज मूवमेंट्स हैं, इंक्रीज रेकनेस, डल परकशन नोट है, तो ये निमोनिया की तरफ लेके जाएगा। डेफिनेशन क्या होती है, इन्फेक्शन ऑफ लंग पैरेन्काइमा को निमोनिया कहते हैं। मेन कॉजेज ऑफ निमोनिया होती हैं वो टिपिकल निमोनिया में आ जाती हैं, जो 60% यही होता है, ये 60% होता है, और जो बाकी कॉजेज़ होती हैं वो 30% है, वो एटिपिकल निमोनिया को शो करेंगी, और 10% वायरल होती हैं। जो 60% टिपिकल निमोनिया को शो कर रही है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, उसके अंदर आ जाती हैं जी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना वो यही है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया मोस्ट कॉमन पैथोजेन इन ऑल एजेस 35%। फिर हीमोफिलस है, मोरक्सेला है और क्लेब्सियला है, ये टिपिकल निमोनिया की केसेस हैं, और साथ में स्टेफिलोकोकस भी आता है। एंड देन एटिपिकल निमोनिया के अंदर 30% कॉजेज हैं, जिसमें क्योंकि इसके एटिपिकल निमोनिया से सिम्टम्स डिफर कर रहे होते हैं, इस वजह से इसको हम एटिपिकल निमोनिया कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास ऑर्गेनिज्म जाते हैं लीजिनेला, माइकोप्लाज्मा और क्लेमीडिया, कोक्सियाला। तो जो सबसे पहले है लीजिनेला, ये मोस्ट कॉमन एटीपी है, ये वाटर टैंक से होता है। वाटर टैंक्स इसमें आपने लीजिनेला के लिए याद रखना है। फिर इसके बाद माइकोप्लाज्मा, क्लेमीडिया है। वायरल में 10% है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया इन किड्स लेस दैन 5 ईयर्स एज में। लेस दैन 5 ईयर्स एज है तो वायरल इन्फेक्शन होता है निमोनिया का। 10% केसेस में ऐसे ही होता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया किड्स में यही है। हाई यील्ड रिलेशंस इंपॉर्टेंट हैं, और हाई यील्ड रिलेशंस में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं। एस्परजिलस जो हाई यील्ड रिलेशंस हैं, इसमें होगा न्यूट्रोपीनिया। एस्परजिलस एक आई थिंक फंगस है, तो एस्परजिलस न्यूट्रोपीनिया स्टीरॉयड यूज़, इसमें न्यूट्रोपीनिया होगा, और स्टीरॉयड यूज़ कर जब आप करेंगे तो एस्परजिलस होगा, इसकी वजह से निमोनिया हो रहा होगा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा स्मोकर्स और सीओपीडी में। माइकोप्लाज्मा यंग एंड हेल्दी पीपल में, और ये इंपॉर्टेंट भी है, यंग हेल्दी पीपल में निमोनिया किस वजह से हो रहा है, माइकोप्लाज्मा की वजह से। स्मोकर्स में एज इन्फ्लुएंजा से हो रहा है। लीजिनेला वाटर टैंकर से और एयर कंडीशनिंग सिस्टम से, वाटर टैंक से। नीमोसिस्टिक जर्वेसी एड्स, इसमें CD4 काउंट हमें पता है लेस देन 200 होता है। क्लेब्सियला में क्यूरेंट जेली स्पूटम होता है। अल्कोहलिक्स में होगा क्यूरेंट जेली स्पूटम, अल्कोहलिक्स में क्लेब्सियला से हो रहा है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में रस्टी स्पूटम होगा, हिमोप्सिस के साथ प्रेजेंट करेगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में। क्लेमीडिया सिटेसी, ये हमें पता है बर्ड से होता है। कोलाई है, देन एंटीरोबैक्टीरियसी, ये ICU वेंटिलेटर है, जो निमोनियाज होते हैं वो एंटीरोबैक्टीरियसिस होते हैं। फिर इसके बाद सीडोमोनास और मर्सा, मैसिलिन रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स ऑफ स्टेफिलोकोकस ऑरियस है। साइन सिम्टम्स क्या होते हैं निमोनिया के, अगर निमोनिया के साइन सिम्टम्स देखे जाएँ तो वो हैं जी, साइन सिम्टम्स कफ़ के साथ प्रेजेंट करेगा, विद फीवर होगी एंड ऑफन स्पूटम। जिस तरह एक पेशेंट को होता है कफ है, फीवर है, स्पूटम है। बैक्टीरियल निमोनियाज में काज स्पूटम स्पूटम मोस्टली एज ए कॉज एल्वियोलर एयर स्पेस इन्फेक्शन। तो प्लूरिटिक चेस्ट पेन ड्यू टू प्लूरल इन्फ्लेमेशन, मोस्टली इन द लोबार निमोनियाज में प्लूरिटिक चेस्ट पेन होगा। रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू, जो कि इंपॉर्टेंट टू डिटर्मिन करता है इसकी सिवियरिटी को। ये इसके साइन सिम्टम्स है। दैन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, स्यूडोमोनास, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी में क्या होगा, टिपिकल लोबार निमोनिया होगा, और विद फीवर के साथ प्रेजेंट करेगा। कफ एंड रस्टी स्पूटम है। नीमोकोकस में रस्टी स्पूटम होगा। माइकोप्लाज्मा में ड्राई कफ होगी, अच्छा ठीक है, माइकोप्लाज्मा में ड्राई कफ और या चेस्ट सोरनेस है, और बुल्लास बन जाते हैं, बुल्लस मेरिंजाइटिस एंड एनीमिया। माइल्ड टू मॉडरेट फॉर्म ऑफ निमोनिया रेयरली नीड एडमिशन, और कोल्ड एग्लूटिनिन डिजीज़ AIHA। माइकोप्लाज्मा में ड्राई कफ होगी, बुल्लस मेरिंजाइटिस की कंडीशन होगी, माइल्ड टू मॉडरेट निमोनिया है। लीजिनेला में CNS में कन्फ्यूजन, हेडेक, लिथार्जी। लीजिनेला ब्रेन को इन्वॉल्व कर रहा है, मतलब CNS को इन्वॉल्व कर रहा है, जिसमें हेडेक, कन्फ्यूजन, लिथार्जी और GIT के अंदर डायरिया करवा रहा है। एब्डोमिनल पेन है, हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्टेड वाटर सोर्स होगा, एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम, जिस तरह मैंने पिछले लीजिनेला का बताया था कि वाटर टैंक्स इसका सोर्स होते हैं। तो ये इसे स्पेसिफिक सिम्टम्स ही जो है बता दिए। डायग्नोसिस के लिए क्या करते हैं, मोस्ट कॉमन क्या है, ये एक्सरे चेस्ट होता है। इट इज़ मोस्ट कॉमन प्रिलिमिनरी टेस्ट। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड अदर टिपिकल निमोनिया शो लोबार निमोनिया विद पैरानिमोनिक प्लूरल इफ्यूजन, जो है
सबसे पहले हमने बता दिया कि एक्सरे चेस्ट करवाना होता है। जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है उसमें क्या आएगा, उसमें लोबार निमोनिया होगा, पैरान्यूमोनिक प्लूरल इफ्यूजन होगी। एटिपिकल निमोनिया प्लस वायरल, अगर एटिपिकल निमोनिया वाले ऑर्गेनिजम्स हैं या वायरल वाले ऑर्गेनिजम्स हैं निमोनिया काउज करवा रहे हैं तो उसके अंदर इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट्स होंगे। अगर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो टिपिकल निमोनिया है वो कॉज करवा रही है निमोनिया तो उसमें लोबार निमोनिया होगा और साथ में पैरान्यूमोनिक प्लूरल इफ्यूजन होगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट जो इनकी चीज़ें थी जो हमें उसने बताई। एंड देन स्पूटम, स्पूटम में हमें क्या नज़र आएगा, स्पूटम के अंदर फॉर ग्राम स्टेन एंड कल्चर, कल्चर में इट इज़ दी मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट, हर चीज़ में ये स्पूटम ही होता है। तो फॉर टिपिकल लोबार नमूनिया स्पेसिफिक टेस्ट है, फॉर टिपिकल लोबार नमूनिया एटिपिकल लोबार न्यूम ऑर्गेनिज्म शो नहीं होते हैं ऑन कल्चर एंड ग्राम स्टेन। फॉर देम मोर इन्वेसिव टेस्ट लाइक ब्रोंकोस्कोपी, थोरैकोसेंटेसिस, प्लूरल बायोप्सी और कल्चर वगैरह, कल्चर ऑफ प्लूरल फ्लूइड इज़ डन। तो एटिपिकल के लिए आपने इन्वेसिव प्रोसीजर्स करनी होते हैं, टिपिकल के लिए कल्चर करना होता है। मोस्ट स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द निमोनिया इज़ ओपन लंग बायोप्सी, और जो मोस्ट स्पेसिफिक है, मोस्ट कॉमन एक्सरे था, मोस्ट स्पेसिफिक जो है वो ओपन लंग बायोप्सी है। डायग्नोसिस ऑफ एटिपिकल ऑर्गेनिज्म, और एटिपिकल ऑर्गेनिज्म की फिर हम कैसे कर रहे हैं, माइकोप्लाज्मा के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी टाइटर्स होता है, लेजनाला वो वाटर टैंक्स वाला, उसमें कल्चर करते हैं फिर चारकोल यीस्ट एक्सट्रैक्ट, यूरिन से एक्सट्रैक्ट से चारकोल यीस्ट एक्सट्रैक्ट से आपने क्या करना होता है, कल्चर करना होता है। और यूरिन एंटीजन टेस्ट भी है इसके अंदर। डायरेक्ट फ्लोरिसेंट एंटीबॉडीज़ ऑल अदर्स आर डायग्नोज बाय द स्पेसिफिक एंटीबॉडी टाइटर्स, मतलब इसके अंदर स्पेसिफिक क्या होगा, एंटीबॉडी टाइटर्स हम करवा रहे हैं। कर्व क्राइटेरिया, कर्व 65 स्कोर जो होता है, कर्व 65 को स्कोर के अंदर ये हम भला किस लिए यूज़ करते हैं, निमोनिया की सिवियरिटी को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, विच हेल्प्स टू डिसाइड मैनेजमेंट प्लान, स्पेशली हॉस्पिटल एडमिशन होगा या नहीं होगा उसके लिए हम जिसको कर रहे होते हैं। तो कंसी से कन्फ्यूजन, ये से यू से है यूरिया मोर देन 7 मिलीमोल पर लीटर, रेस्पिरेटरी रेट 30 से ज़्यादा है, और ब्लड प्रेशर जो है ना सिस्टोलिक लेस देन 90 है और डायस्टोलिक लेस देन 60 है। तो कर्व क्राइटेरिया में क्या होता है, 70 30 60 90 ये डिजिट्स आपने याद रखने होते हैं। यूरिया मोर देन 7 है, रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 30 होता है, बीपी डायस्टोलिक लेस देन 90, और जो सिस्टोलिक होता है वो बीपी दोनों में कम है तो वो लेस देन 90 होगा। और एज 65 में तो 65 की आती है वो एज होती है। नोट हाइपोनेट्रीमिया, लीकोपीनिया, टेकी कार्डिया कैन बी देयर, ये कंडीशंस भी इसके अंदर हो सकती हैं। इंटरप्रिटेशन, पेशेंट्स फुलफिलिंग 3 और मोर ऑफ द अबव क्राइटेरिया रिगार्डेड एज अ सीवियर निमोनिया, जिसको कर्व में हमारे पास आ जा रही हैं 1 2 3 4 5 चीज़ें हैं, तो इनमें से अगर मोर देन 3 फुलफिल हो रही हैं तो वो सीवियर निमोनिया का केस होगा और एडमिशन उसका करना बनता है, और एग्रेसिव मेडिकेशन भी देनी है और क्लोज केयर करनी है। ट्रीटमेंट में क्या करता है, डिपेंड्स करता है सीवियरिटी ऑफ द डिजीज़ में आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में हम क्या देते हैं और इन पेशेंट को क्या देते हैं। जो आउट पेशेंट है, आउटडोर में हमने फर्स्ट लाइन में एजिथ्रोमाइसिन देनी है पेशेंट को और क्लैरिथ्रोमाइसिन देनी है। एजोमैक्स एजिथ्रोमाइसिन होती है एजोमैक्स के नाम से, और क्लैरिथ्रोमाइसिन होती है क्लैरिसिड के नाम से। तो ये मैक्रोलिड्स हैं, एजिथ्रो प्लस क्लैरिथ्रोमाइसिन देनी है फर्स्ट लाइन में, और अल्टरनेटिव्स में लीवोफ्लोक्सासिन मोक्सीफ्लोक्सासिन दे सकते हैं, फ्लोरोक्विनोलोन्स। जो इन पेशेंट है उसमें कोएमॉक्सिक्लाव प्लस क्लैरिथ्रोमाइसिन देनी है, सिफोटेक्सिन प्लस क्लैरिथ्रोमाइसिन, सिफोरॉक्सिन प्लस क्लैरिथ्रोमाइसिन। तो ये आपने इंडोर में देनी होती है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनियाज होते हैं, उसमें क्या होता है, डिवेल्प करते हैं, आप देखते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया क्या होता है, ये डिवेल्प करता है 5 to 7 days पोस्ट एडमिशन। ओके, यूजली कॉज्ड होता है बाय द स्यूडोमोनास क्लेब्सियला ई कोलाई मर्सा। 5 to 7 days एडमिशन को हुए हैं तो उसके बाद पेशेंट को हो गया है निमोनिया, तो ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया होता है और ये कॉज्ड होता है स्यूडोमोनास काज करवा सकते हैं, क्लेब्सियला काज कर सकता है, ई कोलाई और मर्सा। मर्सा क्या होता है, मैस्लिन का रेजिस्टेंस स्ट्रेन जो होगा ना, मैस्लिन से रेजिस्टेंस स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया करवाते हैं। बिफोर कल्चर क्या करना है, कौन सी थेरेपी देनी है, और आफ्टर कल्चर रिजल्ट्स के आपने कौन सा ट्रीटमेंट देना है। बिफोर कल्चर आप सेफ्टाजिडीन प्लस इमिपिनिम देंगे या पिप्रसिलीन टेजोबैक्टम प्लस मर्सा कवर देंगे जो कि वैंकोमाइसिन और लिंजोनिड है। ये हो गया बिफोर कल्चर। और आफ्टर कल्चर आपने एच इन्फ्लुएंजा है मैक्रोलिड डॉक्सीसाइक्लिन देनी है, लिजनेला से हुआ है तो मैक्रोलिड डॉक्सीसाइक्लिन, क्लेब्सियला से थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन्स देनी है, स्टेफलोकोकस ऑरियस है तो मैथिलिन सेंसिटिव पेंसिलिन देनी है, मर्सा के लिए वैंकोमाइसिन और लिंसोलिड दे रहे होते हैं।
अच्छा ये नहीं नज़र आ रहा था, तो इसमें हमने ये देख लिया इन्फ्लुएंजा में मैक्रोलीड डॉक्सीसाइक्लिन, रेजिनालिस में मैक्रोलीड डॉक्सीसाइक्लिन दोनों वही हैं। क्लेब्सियला के लिए थर्ड जनरेशन, सेफ्लोस्पोरेन स्टेफ्लोकोकस ऑरियस के लिए वही मैसिलिन सेंसिटिव, और अगर मैसिलिन रेजिस्टेंट है तो वैंकोमाइसिन और लिंसोलेट देनी होती है। ओके, फिर इसके बाद है ओके, दिस वाज ऑल अबाउट निमोनिया की कॉजेज़ और कौन कौन से हमने टेस्ट करवाने हैं टिपिकल एटिपिकल निमोनियाज़ के लिए और इसका ट्रीटमेंट है। और इसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ना है नेक्स्ट MCQ 106 में गाउट से रिलेटेड। तो यहाँ तक था सब कुछ निमोनिया के बारे में। ओके।